नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम एक नई शुरुआत की थी कि भाई जो भी डिस्कशन करंट अफेयर के साथ में बेसिक अपना पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 2 के अंतर्गत जो भी आ रहा है उसको रिलेटेड डिस्कशन है। उसी कड़ी में अपन हर बार एक कोटेशन डिस्कशन करते हैं। अपन डिस्कस करते हैं आतंकवाद व कायरता है जो निर्दोषों खून को अपनी कमजोरी छुपाता है। कहने का भावार्थ यही है कि आतंकवाद बहुत कमजोर चीज़ है। अपन इसको है ना कमजोरी के रूप में नहीं देखते। आतंकवाद एक भया डर पैदा करता है, डराता है और एक भय पैदा करता है, राजनीति को खतरा महसूस करवाता है या पॉलिटिशियन को डराता है। लेकिन नहीं, आप एग्जाम्पल देख लो, जब पहलगाम अभी अटैक हुआ है, क्या पूछ के अटैक किया? निर्दोष लोगों को मारा गया। अमेरिका के अंदर स्कूलों के अंदर जो गोलियां बरसाई गई, क्या पूछ के किया गया? छुप के से करता है। तो छुप के से करने का मतलब कायरता है। मतलब मान लो कुछ अपन मार्केट जाते हैं, न्यूज आती है शाम तक, भाई आज भीड़ के ऊपर हमला हुआ, भाई आज जहाँ पे खड़े थे वहाँ ठेले वाले के पास 2 गोलियां चलाई, आतंकवादी ने हमला किया। तो ये क्या है? ये एक कायरता है जो निर्दोष खूनों से अपनी कमजोरी को छुपाता है। अगर इतना ही सामने होता है, क्यों करता है? हाँ, इसके पीछे रीजन क्या है? ये आतंकवाद क्यों अपना किसी लक्ष्य को पूरा करवाता है? क्यों? क्यों आतंकवाद जो लक्ष्य पूरा करने जाता है, मान लो वो अपनी राजनीतिक लक्ष्य पूरा नहीं होने की वजह से वो अपने कमज़ोर लोगों पे या कमज़ोर लोग कड़ी पे अटैक करता है बंदूक से। बंदूक से तो हर कोई डर जाता है ना? तो वो एक आतंकवादी जो कमज़ोरी है ना वो छुपाता है। स्कूलों पे हमला करना, बच्चों को डराना या बच्चों लोग स्कूलों को घेर लेना, जिसे अपना राजनीतिक लक्ष्य पूरा करवाना, है ना? ये एक आतंकवादी कायरता है, निर्देश। उसी कड़ी में अपन एक एडिटोरियल डिस्कशन शुरुआत कर रहे थे। भाई जो अपना आरएस का पेपर 3 है उसी में राष्ट्रीय अखंडता सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और ये अपना पाठ्यक्रम में आता है भारत और आतंकवाद के टॉपिक में। जो अपन न्यूज़पेपर में लगातार चल रहा है, पहलगाम के अटैक होने की वजह से काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है। तो अपन इसी रिलेटेड अब ये आया होगा, भाई ये कहाँ आता है आतंकवाद, है ना? तो अपन राष्ट्रीय अखंडता सुरक्षा से जुड़े हुए 2 प्रकार की होती है। कौन सी 2 प्रकार? एक होती है आंतरिक, है ना, और एक होती है बाह्य। 2 प्रकार की होती है। आंतरिक में जातीय, क्षेत्रीय, सांप्रदायिकता, है ना, ये सब आता है आंतरिक में। बाह्य में कौन सा आता है? आतंकवाद सबसे बड़ा, है ना, साइबर मुद्दा, संगठित अपराध, है ना, ये क्या है? ये बाह्य है। तो उसी के सिलसिले में अपन एक डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये राष्ट्रीय एकता अखंडता के अंदर ये टॉपिक आता है आतंकवाद और भारत से है जो सिलेबस पेपर 3 में आता है। उसी के सिलसिले में अपन आगे एक पूरे इसकी स्लाइडिंग पेपरों की आगे ली गई है। उसी के सिलसिले में एक नई जो सिंधु जल समझौता अभी चल रहा है, जो इसको अस्थायी रूप से अभी भारत ने अभी रोकने का फैसला किया है कि भाई पाकिस्तान ने पहलगाम जो अटैक किया है उसी के निगरान ध्यान में रखते हुए भारत ने फैसला लिया है। क्यों? क्योंकि 1971 के अंदर शिमला समझौता हुआ अपना, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के मध्यस्थता में। भाई आपने उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए हम अभी इसको रद्द करते हैं। अब देखते हैं किसके बीच में हुआ। 1960 में सिंधु जल समझौता, राष्ट्रपति अयूब खान पाकिस्तान का और भारत का जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, दोनों के बीच में। ठीक है। और ये 5 नदियों से मिल सहायक नदी सिंधु नदी है जो 5 नदियों को सहायक नदियाँ हैं, उसी के सिलसिले में ये एक बात हो रही है। आगे चलते हैं। सिंधु विवाद निपटाने के तंत्र अभी भारत के, आपको पता होगा भारत ने कभी जो सिंधु जल समझौता है उसको रद्द कर दिया है कि भाई हम नहीं मानेंगे इसको, हमारा पानी आ रहा है, हम रोकेंगे। अब क्यों? भारत यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है, तो रोकना आसान है ना? तो यहाँ पे जो भारत की जो नदियाँ आ रही है वो यहाँ पे जा रही है। अभी झेलम नदी पानी रोकने की वजह से देख लो पानी बाढ़ की हालत हो गई। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, है ना? तो इसी वजह से ये सब मामला सुर्खियों में आया। तो अपन बेसिक डिस्कशन करते हैं कि भाई मामला क्या है। क्या क्या पाकिस्तान में पानी रोकने से भारत का निर्णय सही है? देखो एकदम सही बात है। कोई ना कोई शॉर्ट पावर हार्ड पावर फैसला लेना पड़ता है, जिस प्रकार की जो घटना हुई है पहलगाम वाली, ठीक है ना? अब ये मामला क्या आसान है? आसान नहीं है। क्यों? कि 3 पार्टी है इसके अंदर, वर्ल्ड बैंक, भारत और पाकिस्तान, तीनों पार्टी के। पहला ये स्थायी आयोग के पास जाएगा, अगर आपने भारत ने अब मान लो पहल की है तो अब पाकिस्तान स्थायी आयोग बोर्ड के पास जाएगा, जो स्थायी आयोग तीनों को मिलकर बना हुआ है। अब नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? फिर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएगा, वहाँ से फैसला लिया जाएगा क्या पानी रोकना कितना उचित है, कितना उचित नहीं है, क्या युद्ध जैसे हालात हुई कि नहीं हुई, ये सब एस्पेक्ट देखा जाएगा। अब मान जब भी कोई देश हो चाहे इस प्रकार जब निर्णय लेता है ना, तो सबका कॉमन प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव? क्या पड़ा? अब अपन को अलग अलग प्रभाव नहीं पड़ना। कोई भी देश इस तरह फैसला लेता है सभी के ऊपर एक जैसे आपदा आती है। जैसे सिंधु जल प्रदान पानी का निर्बंध, है ना, निर्भरता खत्म हो गई, खेती में प्रभाव पड़ेगा,
किसानों की आय में कमी आएगी, है ना। बिजली उत्पादन मंगला जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जल विद्युत उत्पादन होता था। तो खाद्य सुरक्षा खतरा होगा, किसानों की उत्पादन क्षमता कम आएगी, है ना। जल विद्युत खतरा होगा, है ना। सिंचाई परियोजना बाधक होगी, है ना। शहरी जल आपूर्ति जैसी रुक जाएगी, है ना। तो ये सारे जो पॉइंट है ये प्रभाव पड़ता है। कल उठ के चाइना पाकिस्तान की बात मान ले कि नहीं आप भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोको, ठीक है, तो अपने ऐसी यही पॉइंट आएंगे कि भारत पे इफेक्ट इस तरह पड़ेगा, है ना। तो अपन को इस सिलसिले में आगे चलते हुए एडिटोरियल डिस्कशन, कोर्ट डिस्कशन क्या, अभी बेसिक न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो अभी सार है लेख में चिंता जता रहा, लेखक क्या कह रहा है इस एडिटोरियल में क्या है, जम्मू कश्मीर आतंकवादी गंभीर समस्या है, इसका समाधान करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ नित्य दृढ़ रहनी चाहिए। 370-35 ये 5 अगस्त 2019 को हटाई थी, उसके अंदर धारा 35 ये धारा ये थी, जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले अपन कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। दूसरा पॉइंट वहाँ का विशेषाधिकार झंडा था। तीसरा पॉइंट ये था कि यहाँ अपन घूमने जाते थे वहाँ बहुत सारी सुरक्षा फॉलो करना पड़ता था, है ना। कई बार हम 2018 में मान लो मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे सिम नहीं चल रही थी, आज सिमें चल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो उस समय नहीं थी वो आज एक इक्वल हो गया, पूरा भारत में एक समान हो गया, है ना। तो उसी के पैरेलल में लेकर चिंता जता रहा कि भाई 370 हटने के बाद भी इस तरह घटना सामने आ रही है। आज 2019 से 24-25 हो रहा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ावा दे रहा है, उसके कदम रोकने चाहिए भारत को। कुछ ये लोगों को आतंकवाद बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस तरह जो हो रहा है उनको स्थानीय लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये जो लेखक है वो अपनी चिंता बताता। अपन बेसिक बातें करते हैं कि भाई आतंकवाद शब्द कहाँ से आया, कहाँ आतंकवाद शब्द की जो बात करते हैं, ये आतंकवाद जो शब्द है सबसे पहले संस्कृत के मूल शब्द से निकला है ना, जिसके अंदर आतंक कहा जाता है। संस्कृत के अंदर जो आतंक का मतलब भय है ना, डराना, है ना, हिंसक जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। अब दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा में है, जहाँ लैटिन में टेरर बोलते हैं इसको, है ना, उसके बाद लैटिन भाषा से अंग्रेजी में आपको क्या बोलता है, टेररिज्म बन गया। अब ये सबसे मोटी बात है कि फ्रांस की जब क्रांति हुई थी ना, रिजाइन ऑफ पॉलिटी 1973 में 1793 में 1793 इसकी के अंतर्गत जब हो रहा था, तो वहाँ के जो इतिहासकार थे कि भाई ये एक भया है, ये वहाँ पे शब्द पहली बार उपयोग किया। ये सत्ता का जो आतंक मचाया जा, सत्ता को बदलाव करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, ये आतंक है। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में आया। जब भी अगर ऐसे आए, ऐसे में भूमिका बनानी पड़े आपको, तो उस समय ये लिखो कि फ्रांस की क्रांति में सर्वप्रथम शब्द देखने को मिला जो लैटिन भाषा में टेररिज्म और अंग्रेजी भाषा में इसको टेररिज्म बोलते हैं। तो इस तरह लिखने से लेखक की अपना ध्यान आकर्षित। उसी कड़ी में आगे चलते अपन सिंधु जल समझौता पढ़ रहे थे 1960 वाला, जिसको वर्ल्ड बैंक और भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बनाया। उसी के सिंधु जल संधि यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंधु जल संधि के बारे में कृष्णा सहायक नदियों के बारे में 8 नदियों के बारे में, सहायक नदियों के बारे में पूछा था। तो उसी कड़ी में सिंधु जल नदी है, उसी के बारे में पूछ सकते हैं। तो अपन बेसिक बात करें, ये तिब्बत के अंदर उद्गम होता है, जो मानसरोवर झील के पास सिनकियांग क्षेत्र में। उसके बाद ये प्रवेश करता है लद्दाख, फिर पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद अरब सागर में जाता है। तो याद रखना, तिब्बत, लद्दाख, पाकिस्तान, अरब सागर से होकर ये निकलता है। कुल इसकी सीमा है 3180 मीटर लंबाई है, भारत में 1114 किलोमीटर लंबाई है। और आपको 5 नदियाँ हैं जो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों को आपको याद रखना है। आधा आधा नंबर बना के पूछ सकता है। उद्गम कहाँ पर हुआ सिंधु नदी का, है ना, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है, महानदी का उद्गम क्या, 4 नदियाँ मिल के भी आधा नंबर पूछ सकता है ना। तो अपन को हर समय पढ़ते समय अपन को सावधान रखना है। तो सिंधु नदी है, उसके बारे में अपन बेसिक बात कर ली है। आगे चलते हैं एनसीईआरटी के आधार पर डाटा लिया है कि भी 12वीं की राजनीति विज्ञान जो है, वहाँ पे आतंकवाद का मतलब क्या, आतंकवाद जब भी कोई ऐसे आए, यहाँ 10 नंबर का प्रश्न है, उसमें भूमिका लिखनी पड़ेगी। भूमिका आपको परिभाषा में हिंसक गतिविधि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए और सामान्य नागरिकों को लक्ष्य बनाता है। भाई मैंने क्या करा कि आतंकवाद का मकसद ये होता है राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वो निम्न वर्गों लोगों को टारगेट बनाता है। अब उसका अगला कदम कि प्रमुख रूप क्या है, क्या आतंकवाद प्रकार होते हैं, कैसे स्वरूप होता है, क्या है ये स्वरूप, अगर प्रश्न आए तो भी ये रखना है ना। सीमा पार आतंकवाद होता है, जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बढ़ावा देता है, जैसे पुलवामा अटैक, उरी, पठानकोट 2016, है ना, ये जब पाकिस्तान ने दिया, अपने पाकिस्तान के हथियारों के साथ अपने आतंकवादियों को भेजा था। उग्रवाद और अलगाववाद नॉर्थ ईस्ट में, है ना, नॉर्थ ईस्ट में, असम में
यूनाइटेड लिबरल फ्रंट असम में है ना, ये मणिपुर का जो ग्रुप है वो बढ़ावा उग्रवाद को, अलगाववाद को बढ़ावा देता है ना। वामपंथी उग्रवाद छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र कुछ हिस्सों में है ना। पूर्व प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा बना है, बोला हुआ है कि भाई वामपंथी उग्रवाद जैसे सबसे बड़ा आंतरिक खतरा देश के अंदर। धार्मिक कट्टरपंथ, कई बार आतंकी संगठन धार्मिक भावनाओं को सहारा। तो कहने का मतलब एक होता है सीमा पार आतंकवाद स्वरूप, दूसरा होता है उग्रवाद, और तीसरा होता है वामपंथी, चौथा होता है धार्मिक कट्टरपंथ। इन चारों को पॉइंट को आपको लिखना है एग्जाम में। अगर आगे पढ़ते हैं, आतंकवाद भारत नुकसान क्या होगा भाई, सीधी बात है, एक तो निवेश नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वहाँ अब मान लो पहलगाम का अटैक हुआ है, क्या आपको लगता है वहाँ टूरिस्ट पैलेस की तरह जाएगा? बहुत समय लगेगा वापस जाने में, है ना। तो वो होगा, नागरिक अपनी जान माल हानि होगी। जैसे टूरिज्म में जितने 28 निर्दोष लोग मारा गया पहलगाम में, तो जान माल की हानि, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनको नौकरियां लेना, उसको कारोबार को देखना, कौन देखता है? ये एक जान मान की हानि हुई ना। सामाजिक सौहार्द की विघटन हुआ, है ना, भाईचारा खत्म हुआ कि भाई एक हिंदू को टारगेट बनाया, मुस्लिम को छोड़ दिया। हालांकि वहाँ के लोग अपने साथ हैं, लेकिन एक माइंड में लोगों बीच में बैठ जाता है, जबकि अपन एजुकेशन ले रहे हैं, अपन को ऐसा नहीं सोचना। पर्यटन, निवेश, आर्थिक विकास में कमी आएगी, भाई निवेश नहीं हो पाएगा। सुरक्षा बलों का अत्यधिक दबाव होगा। अभी जो सुरक्षा बल दबाव है, मान लो को ये जम्मू कश्मीर की बॉर्डर है, यहाँ पे अब बढ़ानी पड़ेगी सिक्योरिटी, पहले कम थी। और ये पैसे कहाँ लग रहे थे? जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में टूरिज्म के लिए होटल बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, है ना, एयरपोर्ट बिछाना। ये क्यों? कि लोग यहाँ आर्थिक सक्षम बनेंगे। सुरक्षा बॉर्डर पे अब लगानी पड़ेगी, वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा खर्च करना पड़ा, तो यहाँ पे दबाव आया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आएगी, सुरक्षा बल ज़्यादा खर्च करना, टेक्नोलॉजी लाने पड़ेगी, कैमरा लगाना पड़ेगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सभी पर प्रभाव पड़ेगा, कूटनीति पे भारत का प्रभाव पड़ेगा कि भारत अपने खुद की आंतरिक नीतियों से लड़ रहा है, ये भारत के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब चुनौतियाँ क्या है? अब वो पक्का ही है, पाकिस्तान का एक बड़ा मकसद है वो अपने को रोकना, बॉर्डर पे सिक्योरिटी लगानी। फंडिंग, हथियारों को तस्करी बढ़ावा दे रहा है। सीमा सुरक्षा है, सीमाओं की सुरक्षा करना मुश्किल हो रहा है। तकनीकी सीमा बहुत ज़्यादा बनी, जैसलमेर से लेकर गुजरात के बॉर्डर तक फैला हुआ है। तो बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी अपना जो है, जहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू है कि भाई इतनी बड़ी फेंसिंग करना, इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगाना, बॉर्डर पे निगरानी करना, है ना। जम्मू कश्मीर नहीं आए तो गुजरात होते हुए आ जाता है, गुजरात नहीं आए तो राजस्थान होते होते आए, कहीं से आ सकते हैं। तो ये सारी चार जो चैलेंज है, पाकिस्तान को रोकना, निरंतर समर्थन दे रहा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, है ना, फंडिंग, हथियारों को तस्करी रोकना, सीमाओं की सुरक्षा करना, है ना, तकनीकी रोक, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, बहुत ही मुश्किल होता है ये। अब भारत ने क्या आतंकवाद रोकने के लिए कोई ऐसा अभियान, कार्यक्रम, संस्था है, संगठन, ऑर्गेनाइज है क्या? है ना। 2008 में जब बम्बई हमला हुआ, उसके बाद एक एनआईए का गठन किया, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। ये क्या करती है? आतंकवाद जैसी गतिविधियों को रोकता है, भाई आपको किसने समर्थन दिया उसकी जांच करती है ना। यूएपीए ये क्या करते हैं? भारत के अंदर जब भी कोई गतिविधियाँ गैर कानूनी तरीके से हो रही है तो उनके घर को सील करना, प्रॉपर्टी सील करना, उनके अकाउंट को सील करने जैसी उसको बड़ा नियंत्रण रखता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, है ना, आतंकवाद विरोधी विशेष बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जो एफएटी, फाइनेंशियल एक्शन, जो टास्क फोर्स है, ये क्या करता है कि आतंकवाद जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालना, देशों को साझा करना, खुफिया एजेंसी की जानकारी देना, ये इसका काम है। साइबर जैसी इत्यादियों के खिलाफ, है ना, सोशल मीडिया, डार्क वेब जैसे पे नियंत्रण रखना। ये क्या है? भारत ने अपने स्टेप उठाए हैं। एनआईए, यूएपीए, एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और फाइनेंशियल टास्क फोर्स के पास एक ऑर्गेनाइज संगठन, जो खुफिया एजेंसी की जानकारी लेना और साइबर सुरक्षा जैसे खिलाफी जो नियंत्रण रखना। आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है भाई, परिभाषा तो पढ़ ली, अब क्या पढ़ेंगे भाई? कारण क्या है? मोटा मोटा कारण पढ़ते हैं। राजनीतिक स्तर, जब देश के अंदर कोई राजनीति कमजोर होती है ना, दो धड़ों बढ़ जाती है ना, जब आतंकवादी जैसे मुझे दो विचारधारा बात होती है ना, तब आतंकवाद को बढ़ावा देता है ना। तो अपन को इस मुद्दे पे एक रह के बात शोर में था, तो देश सामने वाला डरता है। धार्मिक कट्टरता, एक धर्म के खिलाफ दूसरी धर्म की भावना को बढ़ावा देता है, भावनाओं के साथ अन्याय करता है। अब जैसे आगरा में आया ना कल, क्या एक मुस्लिम को डराया धमकाया गया, ऐसा ही वो कितना कन्फर्म है? उसने बोला कि नहीं, हम तुम 26 मारोगे, हम 2600 मारेंगे। अपने जो वर्कर को मारा गया है ना, और उसके गो रक्षक के दल के नाम के आदमी ने जो उसका समर्थन किया है। तो ये इस तरह जो सांप्रदायिकता है, कुटुता, ये क्या है? धार्मिक कुटुता बढ़ावा देता है। आर्थिक असमानता, अगर मान लो एक आदमी के पास 100 रुपया है और एक के पास 10 रुपया है,
तो वो 10 रुपये वाला 100 रुपये तक पहुँचने का रास्ता तो तय करेगा ना। बैंक तो लोन देगा नहीं, इन्वेस्ट करेगा नहीं, तो क्या करेगा, वो इन गतिविधियों में संलिप्त होगा। अब चौथा पॉइंट क्या है, देशी हस्तक्षेप और विदेशी हस्तक्षेप और शक्तियों का राजनीति। अगर मान लो ये चारों ही कारण, राजनीतिक अस्थिरता है, धार्मिक कटुता ज़्यादा है, धार्मिक असमत, तो पाकिस्तान तो तलाश करके बैठा है, ऐसा मौका देख रहा है। जैसे ही मौका मिला नहीं, धार्मिक की भावना को बढ़ाएगा, विदेशी कूटनीति को बोलेगा भाई सर वो उनकी आंतरिक मामला, हमारा है ही नहीं, है ना। सीमा पार समर्थन जल्दी भेजेगा, ट्रेंडिंग कराएगा, युवाओं कट्टरपंथ की ओर झुकाव होगा, है ना, शोषण के दमन। ये सारे एनसीईआरटी के पढ़ने आपको आतंकवादी कारण में लिखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि क्या आतंकवाद रोकने के लिए संस्थागत प्रयास। देखो, जब भी कोई प्रश्न आए रोकने का उपाय, तो इस तरह लिखो, एक तो कानूनी में क्या क्या आएगा, है ना, संस्थागत में क्या है, तकनीकी आधार पर क्या है, और प्रशासनिक में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है ना। तो अपन को इस तरह पॉइंट लिखने के बाद क्या होता है कि एग्जामिनर का जो फोकस है वो अपन अपनी ओर खींच सकते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें पहला पॉइंट कानूनी उपाय। कानूनी उपाय में क्या, यूएपी, जो अपन पहले से डिस्कस कर रहे कि भारत के अंदर ये गैर गतिविधियों को रोकने के लिए और मानव तस्करी जैसे रोकने के लिए उनको लाया गया है ना, यूएपीए। अफसा, है ना, कौन सा अफसा, मान लो नॉर्थ ईस्ट में असम के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे वहाँ आज भी अफसर लगा हो, क्योंकि वहाँ की गैर गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये विशेष बल वहाँ सुरक्षा बल होता है। जैसे कोई देखे गोली मार सकता है हिंसक को, है ना, इसको बहुत सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है। तो अफसा में क्या है कि आतंकवाद गतिविधि रोकने में बहुत भूमिका निभाता है। दूसरा बात, संस्थागत उपाय, नेट ग्रिड, सीसीटीवी कैमरे, है ना, मल्टी एजेंसी, ये तीनों मिलकर क्या है, संस्थागत उपाय होगा ना। अब तीसरा पॉइंट, तकनीकी उपाय में क्या, सीसीटीवी कैमरे लगाए, एआई आधारित कोई निगरानी की जा रही है ना, सीमा वीजा की लिंकिंग, सोशल मीडिया, है ना, ये क्या है, ये तकनीकी उपाय है। चौथा पॉइंट, सीमावर्ती सुरक्षा में देख लो, जहाँ पे सीमा है वहाँ पे बीएसएफ है ना, असम की राइफल है, तिब्बत फोर्स है, इन तीनों को बॉर्डर पे लगाया जाता है ना। स्मार्ट फेंसिंग, जो इतनी बड़ी बॉर्डर है, सब जगह तो करना मुश्किल है, जहाँ से ये जो हिंसा हो रही है वहाँ पे करना आसान है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम है, जो कुपड़वाड़ा है, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी लगाई जाती है, क्योंकि वो सेंसिटिव इशू वहाँ से जल्दी आता है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या है, मैंने आपको पहले बोला, एक तो इंटरपोल, ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है ना। भारत की पुलिस वहाँ जाके ये पूछ सकती है, भाई इस देश के पास आप जो हमारा खुफिया एजेंसी यहाँ जो आतंकवाद छुप के बैठे, आप हमें बताओ कहाँ पे बैठे हैं, हम जो संपर्क करना चाहते हैं, तो ये मदद करती है मानव तस्करी के अंदर। इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। एपीटी, फाइनल एक्शन टास्क फोर्स, ये किसी देश को अगर आतंकवाद बढ़ावा दे रहा है तो ग्रे लिस्ट में डालने के लिए समर्थन करता है। खुफिया एजेंसी, जांच एजेंसी को सहायता करता है ना। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में काम सहायता करता है। अब यूएनसीटी, ये आपको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टेररिज्म में जो कॉन्वेक्ट है उनको रोकने में सहायता करता है। तो इस तरह पॉइंट लिखना होता है, कानूनी उपाय है, संस्थागत उपाय है, तकनीकी उपाय है, सीमावर्ती सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पे ये होता है। अब क्या विश्व के स्तर में प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। सीसीटी, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन इंटरनेशनल टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, भारत के द्वारा प्रस्तावित है। अब ये है ना विश्व में से, ये विश्व के पॉइंट है। एफआईटी को आपको बताइए, तीनों पॉइंट मैंने बार बार बोला है, टेररिज्म फंडिंग को रोकना होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी, ब्लैक लिस्ट में डालना, जैसे पाकिस्तान को डाला हुआ है ना, कि आपने अगर ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया, अगर आपने भारत के खिलाफ जब पुलवामा अटैक हुआ था उसमें डाला था कि भाई आपने अगर ये रूल फॉलो नहीं किया, आतंकवादियों को अपने हिजाबुद्दीन जैसे जो आतंकवाद है उनको आपने ब्लैक लिस्ट नहीं किया, उनको फंडिंग बंद नहीं दी, जो सीमा जो स्पॉन्सर्ड किया जाता है आप नहीं रोका, तो क्या होगा, आपके खिलाफ एक्शन होगा, अगली बार आपको ब्लैक लिस्ट में डालने। ब्लैक लिस्ट में डालने क्या होता है, कोई भी देश एक तो बैंक नहीं खुलता हुआ, लोन नहीं देता है ना, कोई भी तकनीकी उपलब्ध नहीं करवाता है, इसीलिए इसको ब्लैक लिस्ट का खतरा रहता है। यूएनए आतंकवाद संगठनों को सूचीबद्ध है, लश्कर, जैश और अलकायदा ने डाला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सारे आतंकवादी होते हैं, जैसे हमास है इजराइल का, लश्कर जैसा है, अलकायदा है, इन तीनों को क्या है वहाँ पे शामिल किया है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक जो आतंकवादी जो लिस्ट है उसमें, कि ये बहुत खतरनाक आतंकवादी, इनको लाइव जब भी कोई अटैक होना तो इसको रोको। साइबर आतंकवाद निपटने के लिए साइबर सुरक्षा एजेंसी है ना। ये तकनीकी उपाय, यो सामाजिक उपाय, युवाओं कट्टरपंथ जैसे सुरक्षा बल, शिक्षा, रोजगार को बढ़ावा दे, ताकि ये जब रोजगार ले लेंगे, शिक्षा ले लेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह गतिविधियां में शामिल नहीं होंगे, है ना। धार्मिक कटुता जैसे संवाद करना, मुस्लिम पीत यूज को बढ़ावा देके भी, अपने धर्म में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इस धर्म को अपमान किया जा रहा है। मुस्लिम लोग जो भी आतंकवादी में जा रहे हैं
इनको रोकने हैं। तो ये विश्व स्तर पर प्रयास किए गए हैं। तो आपको ये पॉइंट लिखना है, जब भी ऐसे आए समाधान करना लिखना है तो इस तरह पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट एडिटोरियल, अब आप पढ़ते हैं शिमला समझौता। क्या है? शिमला समझौता। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसी से सिंधु जो जल समझौता है वो स्थायी रूप से अब रोकने का फैसला किया भारत ने, कि हम इसको समर्थन नहीं करें, हम मानेंगे नहीं हमारा। क्यों? क्योंकि भारत ने आपने हमारा सिंधु समझौता नहीं माना। अब पढ़ते हैं सिंधु समझौता के मुख्य बिंदु है, क्यों नहीं माना पाकिस्तान ने क्या उल्लंघन क्या किया है, कैसे आपसी विवादों को शांतिपूर्ण समाधान की बात की। भारत के पाकिस्तान दोनों ने तय किया है हम एक दूसरे को शांति समाधान चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, एलओसी को अब कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि आतंकवाद जो भेज रहा है वो कहाँ से भेज रहा है? एलओसी से भेज रहा है ना। तो आपको इन चीज़ों पे आपको पहले से बात रखी है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। तीसरा पॉइंट क्या है? एक दूसरे क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, आपसी संवादों को सामान्यकरण करना, कैदियों की वापसी। ये जब पॉइंट आपने 505 शिमला समझौता हो चुका है, आपने फॉलो नहीं किया। ये कब हुआ? 2 जुलाई 1972 में हिमाचल में जो शिमला है राजधानी है वहाँ पे हुआ है। और ये दो लोगों के बीच में हो, किस किस के? इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रपति जुल्फिकार है। तो आपको शिमला समझौता भी याद रखना है, सिंधु जल समझौता भी याद रखना है। आगे चलते हैं कि भाई आगे चलते हैं अपन प्रश्न आया मुख्य परीक्षा। अब प्रश्न की बात करते हैं। सीमा आतंकवाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे खतरा है? ये सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सीमा जो पॉइंट है अपन को सब पता है, लेकिन पॉइंट में लिखो कैसे, कि जम्मू कश्मीर में अवैध घुसपैठी ये राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है, बॉर्डर पे सीमा पार। दूसरा, ये जो आर्थिक विकास है ये कमी आएगी, जिसे रोजगार में बढ़ावा नहीं होगा, जिसे निवेश नहीं होगा तो गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। ये क्या है? 2 पॉइंट क्या होता है? अवैध घुसपैठ जम्मू कश्मीर से, एक होता है आर्थिक विकास में कमी आएगी, और तीसरा पॉइंट में जो सांप्रदायिक तनाव है वो और अधिक बढ़ेगा। तो आपको पॉइंट में लिखना है। तो सीमा पार जो आतंकवाद है राष्ट्रीय सुरक्षा वो क्या है? ये 4-5 पॉइंट होते हैं लिखना। अब दूसरा क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये क्या करता है कि कोई भी देश आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है, बढ़ावा देता है, तो उसके ऊपर ब्लैक लिस्ट में डालने की जो रिपोर्ट है वो साझा करता है, उसको दबाव बनाता है, और एक दूसरे देश के पास में वो अपने साझा सुझाव। जैसे पहला पॉइंट क्या आएगा बताओ? पहला पॉइंट आएगा ये एक फंडिंग को रोकता है, आतंकी फंडिंग को रोकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? दूसरा पॉइंट है मनी लॉन्ड्रिंग, जो धन को जो मनी लॉन्ड्रिंग है, धन शोधन, बाउंड्री का जिसको रोकना, धन शोधन को रोकना। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? तीसरा पॉइंट आएगा सूचनाओं का साझा, खुफिया एजेंसी जो सूचना है उसको साझा करता है। चौथा पॉइंट क्या आएगा? चौथा पॉइंट आएगा कि जो ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, उसमें ये जो शामिल करने के लिए दबाव डालता है, जिस देश को दबाव में रखा है। अब अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बड़ा वाला प्रश्न 10 नंबर का, कि भाई आतंकवाद से सामाजिक आर्थिक राजनीति प्रभाव क्या है। अब देखो सामाजिक में क्या है? सामाजिक में पॉइंट लिखना, सांप्रदायिक तनाव का बढ़ावा, है ना। क्या है? सांप्रदायिक तनाव, याद रखना। दूसरा पॉइंट, आम जनमानस को खतरा होगा। आज वो पहलगाम का अटैक हुआ, अब वहाँ भय सुरक्षित महसूस कर रहे, अब वहाँ घूमने नहीं जाने की इच्छा है, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ निवेश को कमी आएगी, है ना। तीसरा पॉइंट, शरणार्थी क्या है भाई? जो पाकिस्तान में जो कुछ लोग अपनी परिवार को मजबूत करना से इकोनॉमिक्स की प्रभावित हो रहे, वो भारत में रोजगार कर रहे हैं लंबे टाइम से। अगर मान लो कोई भारत है, यहाँ पे लोग आए, अब पहले से भारत के पास इस तरह से व्यवस्था है नहीं, तो वो क्या करता है कि जब एक देश से दूसरे देश में लोग माइग्रेंट होते हैं, जब वहाँ ज़मीन लेनी पड़ती है, वहाँ ज़मीन खरीदनी पड़ती है, तो उस तरह अपने पास क्या सुविधा नहीं होती है। जब सुविधा नहीं होती है तो लोगों के पास रहने की सुविधा नहीं है, तो क्या आपस में लड़ते हैं। तो ये शरणार्थी जब आएंगे तो एक दूसरे के विस्थापन होगा, समस्या बढ़ेगी, रोजगार कहाँ से लगे, पहले से भी रोजगार नहीं है ना, भूखमरी ज़्यादा बढ़ सकती, ज़्यादा जनसंख्या होने से रिसोर्सेज यूज होंगे नहीं, कम यूसेज पे अगर ज़्यादा जनसंख्या तो कैसे बेनिफिट होगा। तो ये पॉइंट सामाजिक में लिखना आपको। आर्थिक में पॉइंट में कौन सा पॉइंट लिखने का? आर्थिक पॉइंट में लिखने का आपको। आर्थिक पॉइंट में क्या? एक तो निवेश में कमी आएगी। जब भी कोई आतंकवाद आता है तो निवेश में कमी आती है, कंपनियों में रोजगार जो निवेश नहीं कर पाता, निवेश नहीं करता, रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, जो देश की जीडीपी है वो कम हो जाएगी। तो ये जोड़ के पॉइंट पढ़ना पड़ता है आपको। आर्थिक में तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट अपन लिखेंगे भाई जहाँ पे जो निवेश करना था वो विदेश, जहाँ पे निवेश करना होता तो बुनियादी इंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। आज वो सीमा पर से पुलिस, बीएसएफ, तिब्बत, असम राइफल, इनको सुरक्षा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। नहीं तो आज एक स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं ना, ये पैसे यहाँ खर्च होता है। लेकिन आज क्या आतंकवाद ये बढ़ावा लेने से
सारी आप फोर्स को वहाँ लगाना पड़ रहा है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे खरीदना पड़ रहा है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बजाय सुरक्षा में लगाना पड़ता है। तो ये पैसे होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बजाय आपको सुरक्षा में ज़्यादा लगाना पड़ता है। हथियार ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी एक देश से दूसरे देश में ना, तो पैसे दे के ही लाना ना, तो सुरक्षा व्यय में अधिक वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या लेंगे, बेरोजगार गरीबी में वृद्धि होगी, है ना। तो इस तरह पॉइंट लिखना। अब राजनीति क्या होगा आतंकवाद पर प्रभाव, राजनीति में ये होगा, क्या होगा राजनीतिक, मान लो कोई ध्रुवीकरण नीति है, मान लो कोई राजनीतिक अस्थिरता होगी तो ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा। एक पार्टी को समर्थन नहीं मिल रहा है, एक को मिल रहा है, तो राजनीति क्या करेगा, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप में फायदा लाभ मिलेगा। दूसरा क्या, विदेश नीति, है ना, क्या विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा है, विदेश नीति पर अपन प्रभाव कमजोर हो रहा है। जहाँ पे पाकिस्तान का सामना करना, चाइना का सामना, सभी देशों से अपन कैसे सामना करेंगे। तो ये क्या होता है कि विदेश नीति का प्रभाव पड़ता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनता है, बिल्कुल। संवैधानिक मूल्यों का खतरा कैसे होगा, ये जो संवैधानिक मूल्य है इसको खतरा कैसे पड़ेगा। संवैधानिक मूल्य क्या कहता है कि आज भी अपने भारत के अंदर जो संविधान में दे रखा मूल्य, मानवाधिकार, जीवन का अधिकार, 21 का, 19 का, 14 का, 15 का, जब इस तरह ध्रुवीकरण होता है सांप्रदायिक, है ना, आर्थिक और सामाजिक के आधार पे, तो मानवाधिकार पे सवाल उठता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पे जो पाकिस्तान बार बार जाके जम्मू कश्मीर को, भारत के लोगों को, बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है ना, जब ये इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों बैच चल रही है, तो वहाँ पे बैकफुट पे ये विवाद खड़ा होता है ना। तो इस तरह अपन डिस्कशन करते हैं ना, टाइम भले लो लेकिन अपना टॉपिक कवर हो जाता है, आपको स्लाइड पढ़ने में आसानी होना है ना। तो इस तरह जब अपन डिस्कशन करते हैं ना, इससे फ़ायदा ये होता है एग्जाम में जहाँ भी क्वेश्चन आए तो ये सुनी सुनाई बातें और आंखों से स्कैन करने के बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इतना कुछ भी नहीं होता, 20 से 25 मिनट में अपन कोई रॉकेट साइंस नहीं कर सकते, अपन बहुत टाइम वेस्ट करते। क्यों ना एक नई सीरीज के साथ जोड़ के अपन आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इनके सामने इस तरह क्वेश्चन आ रहा है तो वो यहाँ से पढ़ के इसको समझ के एग्जाम्पल दे सकता है एग्जामिनर के सामने, बोर्ड के सामने। मेंस में तो अभी ये इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एडिटोरियल डिस्कशन के साथ फिर से मिलते हैं।